व्यूअर्स, आज हम कर रहे हैं एमपी बोर्ड का डीएलएड डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन परीक्षा 2021 का प्रथम वर्ष का पेपर हिंदी भाषा शिक्षण, हिंदी लैंग्वेज टीचिंग। तो यह पेपर आज हम करेंगे और इसके पहले के वीडियो हम बना चुके हैं और इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलो शुरू करते हैं, इसे हम पूरा हल करेंगे। प्रश्न पहला, इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न का पहला है, वक्ता और श्रोता के सम्मिलित व्यवहार को वाक्य की संज्ञा दी है। तो 4 ऑप्शन है, स्किनर ने, ट्रैगर ने, रामचंद्र वर्मा ने या ब्लूमफील्ड ने। तो इसका उत्तर आएगा ब्लूमफील्ड ने वक्ता और श्रोता के सम्मिलित व्यवहार को वाक्य की संज्ञा दी है। इसके बाद इसका दूसरा है, बोलने के कौशल के विकास की किस गतिविधि में बालक किसी समस्या या विषय पर अपने विचार व्यक्त करते हैं। तो किस गतिविधि में बालक अपने विचार व्यक्त करते हैं, तो इसका उत्तर आएगा, तो यहाँ 4 ऑप्शन जो थे वह थे चित्रमाला, कहानी कथन, विचार गोष्ठी या अंताक्षरी। तो इसका उत्तर आएगा विचार गोष्ठी, स वाला विचार गोष्ठी। इसके बाद अगला है, मौन वाचन कहलाता है, मौन वाचन कहलाता है। तो इसका उत्तर होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन है जल्दी जल्दी पढ़ना, गाकर पढ़ना, मन में पढ़ना या उच्च स्वर में पढ़ना। तो इसका उत्तर होगा मन में पढ़ना। मौन वाचन का जो होता है मन में पढ़ा जाता है। इसके बाद चौथा है, प्राथमिक कक्षाओं में गद्य शिक्षण का उद्देश्य होता है। तो प्राथमिक कक्षाओं में गद्य शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है, तो इसका उत्तर होगा भावानुरूप अभिव्यक्ति की क्षमता का विकास या उच्चारित भाषा को समझने की योग्यता का विकास, साहित्यिक भाषा को समझने, बोलने और लिखने की क्षमता का विकास या छात्रों को सूक्ष्म अध्ययन के लिए प्रेरित करना। तो यहाँ पर होगा, क्योंकि प्राथमिक कक्षाएं हैं, तो यहाँ पर आएगा उच्चारित भाषा को समझने की योग्यता का विकास, उच्चारित भाषा को समझने की योग्यता का विकास, ये उत्तर है इसका। इसके बाद 5वां है, मौखिक अभिव्यक्ति के आकलन के लिए प्रभावी तरीका है। मौखिक अभिव्यक्ति के आकलन के लिए प्रभावी तरीका है नामों की पहचान, चित्र पढ़ना, अ व एम ब दोनों या दोनों में से कोई नहीं। तो यहाँ पे आ जाएगा नामों की पहचान, चित्र पढ़ना, ये दोनों ही सही है, इसलिए आएगा अ व ब दोनों। प्रश्न नंबर दूसरा है, सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। इसमें पहला है, भाषा की सार्थक इकाई होती है। तो भाषा की सार्थक इकाई होती है शब्द, शब्द भाषा की सार्थक इकाई होती है। उसके बाद अगला है, कलात्मक रीति से सजी हुई भाषा जिसमें भावों की अभिव्यंजना ही कविता कहलाती है। कविता की यह परिभाषा की है श्याम सुंदर दास या रामचंद्र शुक्ल। तो कविता की यह परिभाषा श्याम सुंदर दास की, तो आपको यहाँ लिखना है, यहाँ लिखना है श्याम सुंदर दास। ठीक है, श्याम सुंदर दास की यह परिभाषा है। इसके बाद अगला तीसरा है, जिस वाचन को अध्यापक द्वारा किया जाता है वह कहलाता है। जिस वाचन को अध्यापक द्वारा किया जाता है वह कहलाता है। तो इसका उत्तर होगा आदर्श वाचन। तो यहाँ हमें लिखना है आदर्श वाचन। जिस वाचन को अध्यापक द्वारा किया जाता है वह आदर्श वाचन होता है। इसके बाद अगला है, भाषा शिक्षण में दैनिक पाठ योजना को नाम से जाना जाता है। तो इकाई योजना या कालखंडवार योजना, क्योंकि ये दैनिक पाठ योजना है, तो यहाँ पर आएगा उत्तर कालखंडवार योजना। यह उत्तर आपको यहाँ लिखना है, कालखंडवार योजना। इसके बाद 5वां है, व्याकरण शिक्षण की प्रणाली में छात्रों को पहले नियम बता दिए जाते हैं। तो इसमें है आगमन या निगमन। तो यहाँ पे इसका उत्तर होगा आगमन। आगमन में पहले नियम बताए जाते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगी, यहाँ पर हम लिखेंगे आगमन। आगमन प्रणाली में पहले नियम बताए जाते हैं। तो अब हम प्रश्न नंबर तीसरा देखेंगे। प्रश्न नंबर तीसरा है, निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दीजिए। तो यहाँ एक वाक्य में हमें उत्तर देना है। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भारत में प्रचलित विभिन्न भाषाओं से संबंधित है। तो भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भारत में प्रचलित विभिन्न भाषाओं से संबंधित है। तो इसका उत्तर आएगा 8वीं। तो इसके उत्तर में आपको यहाँ कौन सी के स्थान पर 8वीं लिखना है, 8वीं अनुसूची। ठीक है, कौन सी के स्थान पर लिखना 8वीं, बाकी उत्तर वैसा के वैसा ही रहेगा प्रश्न के जैसा। अब इसके बाद प्रश्न नंबर दूसरा, इसमें बोलने के कौशल का क्या आशय है। ठीक है, बोलने के कौशल का क्या आशय है। तो इसका उत्तर होगा अभिव्यक्ति और मनोभाव को प्रकट करना। तो इसे आपको लिखना है, बोलने के कौशल का आशय अभिव्यक्ति और मनोभाव को प्रकट करना है। बोलने के कौशल का आशय अभिव्यक्ति और मनोभाव को प्रकट करना है।
इसके बाद तीसरा है श्रव्य काव्य के कितने भेद होते हैं। श्रव्य काव्य के कितने भेद होते हैं, तो इसका उत्तर आएगा श्रव्य काव्य के दो भेद होते हैं। दो भेद होते हैं, गद्य और पद्य। श्रव्य काव्य के दो भेद होते हैं, गद्य और पद्य। इसके बाद चौथा है अच्छे मूल्यांकन की प्रमुख विशेषताएं क्या है। तो अच्छे मूल्यांकन की प्रमुख विशेषताएं निम्नांकित है। तो प्रमुख विशेषताएं, चार विशेषताएं प्रमुख है, विश्वसनीयता, वैधता, क्रमबद्धता और व्यवहारिकता। ये चार विशेषताएं हैं, विश्वसनीयता, वैधता, क्रमबद्धता और व्यवहारिकता। ठीक है, विश्वसनीयता, वैधता, क्रमबद्धता और व्यवहारिकता अच्छे मूल्यांकन की चार विशेषताएं होती है। उसके बाद अगला है आकलन का क्या अर्थ है। तो इसका उत्तर होगा आकलन का क्या अर्थ है। तो आकलन का अर्थ है बच्चों की अभिव्यक्ति क्षमता, अनुभूति आदि का मापन करना। ठीक है, आकलन का अर्थ है, आपको ऐसा लिखना है, आकलन का अर्थ है बच्चों की अभिव्यक्ति क्षमता, अनुभूति आदि का मापन करना। इसके बाद अगला प्रश्न नंबर चौथा है भाषा का अर्थ लिखिए। भाषा का अर्थ लिखिए, तो इसका उत्तर होगा नंबर चौथे का उत्तर है भाषा का अर्थ जिसके माध्यम से मनुष्य अपने मन की बात दूसरों से कह सकता है या लिखकर अभिव्यक्त कर सकता है, वही भाषा है। भाषा मानव जीवन के लिए ईश्वरीय वरदान है। यही मनुष्य को अन्य प्राणियों से अलग करती है और इसी के कारण मनुष्य अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ है। मानव जीवन के प्रत्येक व्यवहार को भाषा ही संचालित करती है। ज्ञान प्राप्ति का आधार भी भाषा ही है, क्योंकि भाषा के बिना हम कोई भी शैक्षिक कार्य नहीं कर सकते। तो इसका उत्तर होगा प्रश्न नंबर चौथे का। इसके बाद प्रश्न नंबर पांचवा है कविता में निहित सौंदर्य के प्रकार लिखिए। कविता में निहित सौंदर्य के प्रकार लिखिए, तो इसका उत्तर होगा, इसका उत्तर है कविता में निहित सौंदर्य के प्रकार निम्न है। कविता के सौंदर्य तत्व 5 है। पहला है क वाला नाद एवं ध्वनि सौंदर्य, ख है कल्पना सौंदर्य, विचार सौंदर्य, भाव, शैली। तो पहला हम क वाला बताएंगे, नाद एवं ध्वनि सौंदर्य। कविता में ध्वन्यात्मक, छंद, अलंकार, रस आदि सौंदर्य तत्व पाठक का मन मोह लेते हैं। अध्यापक इन सभी का कुशल ज्ञाता होता है। उसका कर्तव्य है कि वह बालकों को भी इन सबको ज्ञान करा सके। ख है कल्पना सौंदर्य। कवि की कल्पना जिस काव्योद्देश्य को लेकर चली है वहां तक शिक्षार्थी को पहुंचाना अध्यापक का ही कार्य है। उसके बाद ग है विचार सौंदर्य। कवि अपना बौद्धिक अनुभव भी पाठक से समक्ष रखता है। कौन से विचार कवि को लेखन के समय उद्वेलित कर रहे होंगे, उसका बोध बच्चों को करवाना शिक्षक का कर्तव्य है। इसके बाद भाव वाला, कविता के मुख्य भाव से विद्यार्थियों को परिचित कराना चाहिए। विभाव, अनुभाव व संचारी भाव से परिचित कराते हुए उन्हें रसानुभूति के स्तर तक पहुंचाना ही कुशल शिक्षक का कार्य है। इसके बाद शैली सौंदर्य है। काव्य की भाषा शैली, शब्द चयन, बिंब विधान, प्रतीक योजना, रस, छंद, अलंकार आदि सौंदर्य तत्वों की ओर विद्यार्थियों का ध्यान दिलाना चाहिए। तो ये कविता में निहित सौंदर्य के प्रकार थे। ठीक है, इस प्रकार आप अपना उत्तर लिख सकते हो। इसको थोड़ा और छोटा करके भी आप लिख सकते हो। इसके बाद प्रश्न नंबर 6 है भाषा के आधारभूत कौशल कौन से हैं। 6 है भाषा के आधारभूत कौशल कौन से, तो इसका उत्तर होगा प्रश्न 6 का उत्तर है भाषाई कौशल 4 प्रकार के हैं। श्रवण कौशल, ठीक है, श्रवण कौशल। दूसरा है भाषण कौशल, वाचन कौशल और लेखन कौशल। फिर इन सबको हम थोड़ा सा एक एक दो लाइन में विस्तृत करके बता देंगे। जैसे श्रवण कौशल है, बच्चों में प्रारंभ से ही सभी ध्वनियों को सुनकर उसमें विभेद करने की सामर्थ्य विकसित करनी चाहिए। छात्रों में ध्यानपूर्वक सीखने की योग्यता विकसित करनी चाहिए। दूसरा है भाषण कौशल, बालकों में बोलने के प्रति रुचि तथा साहस जगाने का प्रयास आरंभिक कक्षाओं से ही होना चाहिए। तीसरा है वाचन कौशल, सस्वर एवं मौन वाचन। बच्चे ज्ञान प्राप्त करने, पढ़ने लिखने हेतु विद्यालय में जाते हैं। वहां सहपाठी, शिक्षक और पाठ्य सामग्री क्रमशः बालक के भाषा विकास को प्रभावित करते हैं। इसके बाद है लेखन कौशल, लिखित अभिव्यक्ति के यांत्रिक पक्ष है। वर्ण, वर्तनी, विराम चिन्ह भाषा पर अधिकार प्राप्त करने के लिए जिस प्रकार सुनना, बोलना, भाषण और पढ़ना कौशल महत्व रखते हैं, उसी प्रकार लिखने या लेखन कौशल का अपना विशेष महत्व है। तो इस प्रकार यह इस प्रश्न का उत्तर है। इसके बाद प्रश्न नंबर 7वां है गद्य क्या है। गद्य क्या है।
तो इसका उत्तर होगा प्रश्न 7 का उत्तर है गद्य एक ऐसी रचना है जो छंद, ताल, लय एवं तुकबंदी से मुक्त तथा विचारपूर्ण हो, उसे गद्य कहते हैं। तो प्रश्न नंबर 7 का उत्तर है गद्य किसे कहते हैं? गद्य एक ऐसी रचना है जो छंद, ताल, लय एवं तुकबंदी से मुक्त तथा विचारपूर्ण हो। प्रश्न नंबर 8वां है व्याकरण के प्रमुख विभागों के नाम लिखिए। व्याकरण के प्रमुख विभागों के नाम लिखिए। प्रश्न नंबर 8वां है, इसका उत्तर होगा, इसका उत्तर है व्याकरण के प्रमुख विभाग। तो इसमें पहला है वर्ण विचार, शब्द विचार, पद या रूप विचार और वाक्य विचार। तो वर्ण विचार, वर्णों के आकार, लिखने की विधि, भेद तथा उनके उच्चारण आदि पर विचार किया जाता है। दूसरा है शब्द विचार, शब्दों के भेद, व्युत्पत्ति और रचना आदि के विषय पर विचार किया जाता है। पद या रूप विचार, पद या उनके स्वरूप पर इन पर विचार किया जाता है। और वाक्य विचार, वाक्यों की रचना, उनके भेद, विराम चिन्हों आदि पर विचार किया जाता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 9 है परीक्षा क्या है? परीक्षा क्या है? उत्तर होगा छात्रों की उपलब्धि से संबंधित साक्ष्यों को इकट्ठा करने की प्रक्रिया परीक्षा कहलाती है। इसमें परीक्षणों की रचना, प्रशासन, परीक्षाओं का संचालन, उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन तथा छात्रों की उपलब्धि सूचित करने की प्रक्रिया शामिल है। इसके माध्यम से छात्रों के स्तर को जाना जा सकता है। परीक्षा दो शब्दों के मेल पर परिधन इच्छा से उत्पन्न हुआ है। श्रेष्ठता की पहचान और किसी स्थिति का सामना करने की तैयारी का निरीक्षण ही सदैव परीक्षा का उद्देश्य रहा है। तो यह उत्तर है परीक्षा क्या है, इस प्रश्न का उत्तर है आपको। प्रश्न नंबर 10 है वर्ण क्या है समझाइए, और अथवा में वर्णमाला क्या है समझाइए। तो इसके पहले वाले प्रश्न का उत्तर है, पहले वाले प्रश्न वर्ण क्या है समझाइए, इसका उत्तर अब हम देखेंगे। उत्तर है किसी भी भाषा की सबसे छोटी ध्वनि वर्ण कहलाती है, अर्थात ऐसी ध्वनि जिसका विभाजन किया जाना असंभव हो, अतः जिसका अंतिम विभाजन कर दिया गया हो उसे वर्ण कहते हैं। मतलब वर्ण वो होते हैं जिनका और अधिक विभाजन नहीं किया जा सकता है। इस तरह वर्ण हमारी उच्चारित भाषा या वाणी की सबसे छोटी इकाई है। इन्हीं इकाइयों को मिलाकर शब्द, समूह एवं वाक्यों की रचना होती है। तो वर्णों से शब्द बनते हैं, शब्दों से वाक्य होते हैं। इसके उदाहरण है अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, ये सारे वर्ण के उदाहरण है। तो यह वर्ण वाले प्रश्न का उत्तर है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 तक के हमने हल कर लिए हैं। इसके बाद के प्रश्न आप अपनी पुस्तक में से हल कर सकते हो, और यदि नहीं तो फिर यदि संभव होगा तो वीडियो बनाया जाएगा। इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी से संबंधित नोटिफिकेशन और उससे संबंधित सारी सूचनाओं से संबंधित वीडियो देखने के लिए प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।